हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के भारतीय उन भागों में विषय कौन कौन से हैं और उन भागों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए हुए हैं, इन टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो मूल संविधान में रखे गए थे और कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो आइए हम एक एक करके इन बातों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं भारतीय संविधान के भाग, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग भारतीय संविधान में हैं। तो भारतीय संविधान के भागों के बारे में यहाँ पर इधर मैंने लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पर भाग लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ विषय, यानी एक भाग में कौन सा विषय दिया हुआ है, कौन से विषय यहाँ पर हैं, तो ये विषय हैं। और इधर संबद्ध अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यानी इन चीज़ों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, इन विषयों से संबंधित अनुच्छेद हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद इन भागों में दिए गए हैं। तो सबसे पहले भाग नंबर 1, हम भाग नंबर 1 की यहाँ पर चर्चा करेंगे। भाग नंबर 1 को देखेंगे तो इसमें संविधान के भाग 1 में किस चीज़ का उल्लेख है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान, इसके संबंध अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 से 4 तक ये भाग दिया हुआ है। यानी संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 से 4 तक। और उसका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से तात्पर्य है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारी चीज़ों का वर्णन संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, संविधान के भाग 1 के प्रथम अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें प्रथम अनुच्छेद में ही भारत राज्यों का संघ का उल्लेख है। और वर्तमान समय में ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वर्तमान समय में कितने राज्य भारत में हैं, कितनी इकाइयां भारत में हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। तो हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित को संघीय क्षेत्र भी कहा जाता है। केंद्र शासित को क्या कहा जाता है? संघीय क्षेत्र। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में दिया हुआ है। भाग नंबर 2, संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता, यानी संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? जो संबद्ध अनुच्छेद है वो कौन से हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान के भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख है। और किस विषय का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। ये नागरिकता का विषय हमने किस संविधान से प्रेरित होकर रखा? इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमने नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा। और भारत में किस तरह की नागरिकता है? भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। चाहे व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी है, वह भारतीय नागरिक ही कहलाता है। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में रखा। भाग नंबर 3, संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? उसका विषय क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इससे जो संबंधित या संबद्ध अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? संबद्ध अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक में किसका प्रावधान है, किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित होकर रखे गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रखे गए। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों के द्वारा भारत की सरकार या भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य भारत में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। जब देश का संविधान बना तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में
संपत्ति का मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर उसे एक साधारण अधिकार बना दिया गया और अब वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं। भाग नंबर 4, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व, यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। और इनसे संबद्ध अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का, चाहे हम इन्हें राज्य नीति के निर्देशक तत्व कहें या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहें, ये एक ही बात है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है और भाग 4 में दिया गया है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में रखे। आयरलैंड का संविधान 1937 में आयरलैंड में लागू किया गया था, उसमें राज्य नीति के निर्देशक तत्व थे, तो उसी का अनुसरण करते हुए हमने भारतीय संविधान में भी उनको रखा। और यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डीप में जाने की कोशिश करते हैं, तो आयरलैंड के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से रखे? यानी आयरलैंड की सरकार ने स्पेन के संविधान से प्रभावित होकर आयरलैंड के संविधान में रखे और भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर राज्य नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में रखे। तो इनका उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 35 तक किया गया है। भाग नंबर 4 के हम इसे कह सकते हैं या 4A कह सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप इसे अपना सकते हो। भाग 4 के या भाग 4A, क्या इसका विषय क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे जब मूल संविधान बना था, संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान को 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, तो भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में रखा? मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में यानी किस संविधान से प्रेरित होकर भारत की सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखा? तो मैं आपको ये पुनः बता देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया और इसके लिए इसका जो संबद्ध अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको 51 के या 51A नाम दिया गया। यानी अनुच्छेद 51A या 51 के में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और ये मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान में नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इन 10 मौलिक कर्तव्यों में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। नेक्स्ट, भाग 5, संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 5 में कौन सा विषय है? संघ सरकार का विषय है, यानी संघ सरकार का वर्णन किया गया है। और इनसे संबद्ध अनुच्छेद कितने हैं? संघ सरकार से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर उसके अलग अलग अध्याय हैं। भाग 5 में अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका का उल्लेख है और कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का, देश की राष्ट्रपति का वर्णन, देश की राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। उसका ये यहाँ पर संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ, संघ की कार्यपालिका की संरचना, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, इन सब का वर्णन किया गया है। प्रधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है।
अध्याय 2 में क्या है, संसद का वर्णन किया गया है कि भारत की संसद का गठन, भारत की संसद की संरचना, भारत की संसद के सदन, भारत की संसद के भाग, उसकी शक्तियां, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार आदि सारी चीज़ों का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। तो भारतीय संसद का अध्ययन या भारतीय संसद का वर्णन, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, संविधान के भाग 5 में किया गया है। और संसद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 79 से लेकर 122 तक हैं। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी अध्याय 3 भाग 5, 5वें भाग के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया, कानून बनाने की शक्तियों का। और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, संबद्ध अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान दिया हुआ है, यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, यानी संसद के सदनों का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है और उस अध्यादेश को वही मान्यता मिलती है जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून को दी जाती है। यानी अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, यानी राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्याय 4 भाग 5 के अध्याय 4 में क्या है, ये सब भाग 5 के अध्याय हैं, यानी भाग 1 है और अध्याय अलग अलग हैं। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका शक्तियों का वर्णन है। न्यायपालिका की सर्वोच्च शिखर पर क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं या इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसका वर्णन भारत के संविधान की भाग 5 के अध्याय 4 में दिया हुआ है और इसमें संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया हुआ है कि भारत में जो सबसे शीर्ष न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय होगा। और उसमें जो मूल संविधान बना था, तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश रखे गए थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रखे गए थे। लेकिन वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है, यानी इस समय 33 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं। अध्याय 5 संविधान के भाग 5 से संबंधित है। इसमें क्या, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी भारत के वित्त पर जो नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शीर्ष अधिकारी है, वो भारत के वित्तीय व्यवस्था का संरक्षक और वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है और वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में अपनी कार्यवाही या अपनी भूमिका निभाता है। तो उसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट संविधान का भाग 6, तो भाग 6 में कौन सा विषय है, राज्य सरकारें। भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है और इससे संबंधित जो संबद्ध अनुच्छेद है वो क्या है, अनुच्छेद 152। यानी पिछले भाग 5 में हमने ये देखा कि भाग 5 में कहाँ पर 151 तक था, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 151। और उससे भी यदि हम पीछे जाते हैं तो ये सीरियल में चला हुआ है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4, अनुच्छेद 51A या 51 के भाग 4 या भाग 4 के या भाग 4A में दिया हुआ है। ये जो भाग 4 के जोड़ा गया ये 1976 में, यानी कब जोड़ा गया, 1976 में। ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये मैंने आपको ऑलरेडी, मैं इन बातों को आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है
कि भाग 5 में क्या है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया हुआ है और 151 तक अध्याय 1 में कार्यपालिका, 52 से 78 तक, अध्याय 2 में संसद 79 से 122 तक, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका शक्ति, अनुच्छेद 124 से 147 तक, अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया हुआ है। तो हम 151 तक यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद आगे हमें यहाँ देखना है कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है, यानी भाग 6 में किसका उल्लेख है? भाग 6 में विषय क्या है? राज्य सरकारें हैं। अब तक हमने भाग 5 में केंद्रीय सरकार के बारे में पढ़ा था, अब ये राज्य सरकारों का उल्लेख इसमें भाग 6 में दिया हुआ है। और भाग 6 से संबंधित या संबद्ध अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। इनका हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे। तो भाग 6 में अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 साधारण रूप से दिया हुआ है, केवल इसमें 152वां अनुच्छेद है। और भाग 6 में ही भाग 6 में अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसका अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। राज्य की कार्यपालिका में कौन आता है? राज्य का राज्यपाल आता है, राज्य का मुख्यमंत्री आता है, राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख किया हुआ है, ऐसे ही केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी उसकी राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो राज्यों में कोई उपराज्यपाल वगैरह इस तरह का कोई पद या कोई प्रावधान नहीं है। इनका उल्लेख यानी राज्यपाल का उल्लेख संविधान के नियुक्ति का उल्लेख संविधान के 155 अनुच्छेद में किया गया है। और इसी तरह से राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का और मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 153 से 67 में किया गया है। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, यानी अध्याय 3 भाग 6 में क्या है कि राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का वर्णन किया गया। राज्य के विधानमंडल का मतलब है राज्य की विधानपालिका, राज्य की विधानपालिका की संरचना, उसका गठन, उसकी शक्तियां, सदस्यों के विशेष अधिकार। और राज्य की विधानपालिका के साथ साथ कई राज्यों में तो विधान परिषद भी है। इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में किया गया है। अध्याय 4 भाग 6 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में, जैसे हमने देखा कि राष्ट्रपति की भी विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में दी हुई थी, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो जब राज्य की विधानपालिका या विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है और संबंधित राज्य में कोई कानून बनाने की आवश्यकता है लेकिन सेशन नहीं चल रहा है तो कानून नहीं बनाया जा सकता, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश, और इस अध्यादेश को कानून के तरह ही मान्यता दी जाती है। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ में बात आती है और ये विधायी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद संविधान के भाग 6 में दिया हुआ है। अध्याय 5 भाग 6 राज्यों का उच्च न्यायालय, यानी हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में उच्च न्यायालय हो। 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक दिए हुए हैं। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ साथ साथ कि पंजाब, हरियाणा 2 राज्यों के लिए और उनके साथ साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जो संघीय प्रदेश जिसको कहा जाता है, इन तीनों के लिए एक उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दिया हुआ है। तो 2 राज्यों के लिए, 2 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है और एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। तो हाई कोर्ट या राज्य भारत के उच्च न्यायालय जो राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक दिया हुआ है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है और किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक
किया गया है। यानी अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 6 में अध्याय 233 से लेकर 237 तक किया गया है, और अध्याय 6 में किया गया है, अनुच्छेद 233 से 237 तक इनका उल्लेख है। इससे आगे भाग 7, भाग 7 में क्या है? संविधान के भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड ख, यानी राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड, खंड मीन उसका एक हिस्सा है खंड ख, कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक 7वां संशोधन या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास नहीं हो गया था 1956 में, तो 1956 तक 1 नवंबर 1956 तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पास हो गया था, तो भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। 4 श्रेणियां कौन सी? A, B, C और D, 4 श्रेणियों में भारत के राज्यों को विभक्त किया गया था, बांटा गया था। तो इसमें राज्यों की श्रेणी थी। तो ये खंड ख से मतलब है B से है, खंड ख से मतलब B। तो B में जितने भी राज्य दिए हुए थे उन राज्यों को कितने अनुच्छेद 238 के तहत दिया हुआ था, भाग 7 में थे, और इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया गया। यानी संविधान में से कौन से भाग को समाप्त कर दिया गया था? संविधान में से कौन से भाग को समाप्त कर दिया गया था? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 7वें संविधान संशोधन, यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में संविधान के भाग 7 को खत्म कर दिया गया। 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया। और 56 में क्या व्यवस्था थी? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख है। उस अनुसूची के खंड ख में 20 श्रेणी के राज्य थे, उनको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इसको समाप्त कर दिया। और इससे संबद्ध अनुच्छेद कौन सा था? 238 था। तो ये निरस्त कर दिया गया। अब ये संविधान में नहीं है। क्यों किया गया? मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताना चाहूँगा कि जब संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, तो राज्यों की 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी, A, B, C, D। लेकिन उसके बाद 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो इस गठन के बाद राज्यों की केवल एक ही श्रेणी रखी गई थी, A, B, C, D, उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। राज्यों की एक ही श्रेणी रह गई थी। और कितने राज्य रह गए थे? 14 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश रह गए थे। इनका उल्लेख संविधान में या 1 नवंबर 1956 को लागू होने वाले राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इन राज्यों का गठन किया गया। इसके बाद है भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, यानी संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये एक ही बात है। केंद्र शासित प्रदेश कहिए या संघ राज्य क्षेत्र कहिए। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? जिनका प्रशासन केंद्र सरकार खुद चलाती है। प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है, उसका उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के ऊपर है। वो अपने एजेंट के रूप में, एजेंट उपराज्यपाल के रूप में या प्रशासक के रूप में, या कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है? विधानमंडल भी है। तो विधानमंडल के द्वारा वहाँ मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था की गई है, जैसे दिल्ली में की गई है। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिया हुआ है। यानी 239 से 242 तक। वैसे मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अनुच्छेद 242 को भी समाप्त कर दिया गया। यानी इसको भी क्या कर दिया गया? निरस्त।
निरस्त। किसको? केवल अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अनुच्छेद 242 में कुर्ग का वर्णन था। कुर्ग राज्य यानी कुर्ग, हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश में कुर्ग, COORG, कुर्ग राज्य का वर्णन था। कुर्ग राज्य का वर्णन कहाँ पर है? कुर्ग कर्नाटक में एक राज्य था और इसको भी 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, 1 नवंबर 1956 में उसको लागू किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कुर्ग राज्य को खत्म कर दिया गया और कुर्ग राज्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 242 में था, तो इसे खत्म कर दिया गया, इसे कर्नाटक में शामिल कर दिया गया। उस समय मैसूर राज्य था, इसे मैसूर राज्य का एक कोडागू जिला है, कोडागू जिला बना दिया गया। उस समय मैसूर राज्य था, फिर 1973 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो अब कुर्ग कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। कुर्ग को समाप्त कर दिया गया। ये कुर्ग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 242 में था, तो 242 संविधान का 242वां अनुच्छेद भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद भाग 9 में किसका वर्णन है? भाग 9 में क्या? पंचायतों का वर्णन है। अब पंचायतों का वर्णन किसमें? पंचायतों का वर्णन भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन है। और यहाँ पर क्या है, अलग से संविधान में क्या किया गया पंचायतों के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। उसके द्वारा भारत में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों का उल्लेख था, ग्राम पंचायतों का उल्लेख था। और ये संविधान के किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अण् तक 243 अण् तक इनका उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भाग 9 में क्या है? 9K कहिए या 9A कहिए, तो क्या इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख भी नगर पालिकाओं का वर्णन 74वां संविधान संशोधन 1992, जो 24 अप्रैल 1993 को हो गया था, उनके द्वारा भारत के संविधान में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया, नगर पालिकाओं का समावेश किया गया। और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। यानी संविधान के भाग 9K में किसका उल्लेख है? इसका विषय क्या है? नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, उसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका संविधान की किन धाराओं के अंतर्गत उल्लेख है? 243 तय से लेकर 243 य और 6 तक इसका यानी नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 9ख या 9B में इसका विषय क्या है? सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया? भाग 9 में सहकारी समितियों का वर्णन भारत के संविधान में 97वें संशोधन के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया। यानी सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में भाग 9ख बनाकर भाग 9ख में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। और इन प्रावधानों को जिन संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा जोड़ा गया, वो 243 य से लेकर 243 ये और अण् तक जोड़ा गया है। यानी आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सहकारी समितियों का उल्लेख भारतीय संविधान में
किस भाग में रखा गया? भाग 9 में रखा गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2011 में किया गया था। और संबद्ध अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 243 ये जैसे लेकर 243 ये अण् तक रखा गया है। इसके बाद भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में क्या, कौन सा विषय है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, जहाँ पर आदिम लोग या आदिवासी लोग आदिम अवस्थाओं में, प्राकृतिक अवस्थाओं में, नेचुरल अवस्थाओं में रहते हैं। जो लोग अभी तक, जिनके जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत ही रहते हैं, वहाँ पर विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। उन क्षेत्रों को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र कहा गया है। ये भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में इनका उल्लेख है और ये संविधान के अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के तक इसका वर्णन किया गया है, इस प्रावधान को रखा गया है। और इसके साथ साथ संविधान के अनुसूची 6 में 4 राज्यों के लिए, विशेष रूप से असम, मेघालय, मणिपुर, वहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग भी आदिम अवस्थाओं में रहते हैं। उनके भी विकास के लिए सरकार प्रयासरत रहती है ताकि उनका विकास किया जा सके और उनके विकास के लिए सरकार काम करे। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में ये भाग 10 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के तक। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम यहाँ से आगे चलेंगे, संविधान के जो बचे हुए भाग हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तब